हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। फर्स्ट क्लास है एकदम। जय हिंद बच्चों, मेरा नाम है रवि शुक्ला और जीनियस कोचिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 का जो चैप्टर नंबर 6 है, लाइन्स एंड एंगल्स, उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो बहुत ही आसान चैप्टर है और बहुत ही मज़े लेकर पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो इस बच्चों इस चैप्टर में कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ बातें हैं, ठीक है, जिनको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक, तभी तो चैप्टर समझ में आएगा, जाहिर सी बात है। ठीक, तो देखो वो क्या क्या चीज़ें हैं, पहले उनको समझते हैं। ठीक है ना, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से देखो बच्चों, सबसे पहले हम समझते हैं कि पॉइंट पॉइंट क्या होता है। आप लोग बचपन से बोलते आ रहे हो, पॉइंट 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 बोलते आ रहे हो ना। अभी पॉइंट क्या होता है, इसको अगर हम एक डेफिनेशन समझना चाहें, इसको बताना चाहें तो कैसे बताएंगे। तो देखो ध्यान से, पॉइंट, ठीक है, पॉइंट को इस तरह से ऐसे लिखते हैं, है ना, इस तरह से डॉट बना देते हैं, सिर्फ डॉट। तो पॉइंट क्या होता है, जिसकी कोई लेंथ, ब्रेथ और हाइट ना हो, ओनली डॉट। क्या हो, सिर्फ डॉट हो, ऐसे बना हुआ है। ठीक, तो अगर पॉइंट को अगर आपको किसी को समझाना हो तो कैसे समझाओगे, जिसमें ना कोई लेंथ है, ना ब्रेथ है, ना हाइट है, सिर्फ डॉट है। ठीक, तो उसे बोलते हैं पॉइंट। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, पॉइंट क्या होती है, एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। मतलब इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, ना लेंथ, ना ब्रेथ, ना हाइट। ठीक है, इतना समझ में आया। ओके, उसके बाद में बेटा बात करते हैं लाइन की। ठीक है, तो लाइन क्या होती है। ठीक है, लाइन को ध्यान से देखो बेटा, लाइन कुछ इस तरह से होती है जिसमें दोनों तरफ ऐसे एरो बने हैं। तो इस एरो का मतलब पता क्या, मतलब इसकी लेंथ कोई फिक्स नहीं है। मतलब ये इधर से भी बढ़ती जाएगी, इधर से भी बढ़ती जाएगी, इनफाइनाइट लेंथ। इसकी लेंथ क्या है, इनफाइनाइट है, फिक्स नहीं है। जिसकी लेंथ फिक्स ना हो, तो फिक्स ना होने का मतलब क्या है, इनफाइनाइट होती है। ठीक है, तो ये किधर भी बढ़ती जाती है, इधर भी और इधर भी। और इसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी के ऊपर हमने ये इस तरह से लाइन बना दी। इतना क्लियर है। ठीक है, तो लाइन समझ में आया, जिसकी कोई भी लेंथ फिक्स नहीं है ना, दोनों तरफ से नो एंडिंग पॉइंट, बढ़ती जा रही है। ठीक है, कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं है। उसके बाद में तीसरी चीज आती है लाइन सेगमेंट। तो बच्चों देखो, लाइन सेगमेंट में क्या होता है, इसमें दो ऐसे देख रहे हो डॉट, जिसके दो एंड पॉइंट हैं। मतलब ये ए और बी, इतना हिस्सा। ठीक, जैसे मान लो, ध्यान से देखो, जैसे मान लो ऐसे कोई एक सीधी सी लाइन है ना, ऐसी लाइन है, और इसी में से मैंने यहाँ पे ऐसे दो पॉइंट यहाँ से कट कर लिए। मान लो ऐसे बोल दिया ये 5 मीटर है या 15 मीटर है, जो भी बोल दिया। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दो फिक्स पॉइंट या दो एंड पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है, उसको लाइन सेगमेंट कहते हैं। समझ में आया ना, ऐसे दो फिक्स पॉइंट कर लो, ए और बी। ठीक है, एक जगह ए से शुरू और बी पे जाके खत्म हो गया। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है कि लाइन के बीच में कहीं भी एक टुकड़ा उठा सकते हैं, कोई भी एक पीस ले लेते हैं, तो वो लाइन सेगमेंट हो जाता है। ठीक है, जिसके दो फिक्स पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, इसको फिक्स पॉइंट कह लो या फिर एंड पॉइंट कह लो। इतना समझ में आया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों। अब देखिए बच्चों, अगला पॉइंट है 4 नंबर पॉइंट। क्या कहता है कि रे क्या होती है ना। रे क्या होती है, देखो रे को ध्यान से समझो। रे को बच्चों इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, जिसमें दिख रहा है एक तरफ तो एरो है और एक तरफ क्या है, पॉइंट है। एक तरफ एरो है, एक तरफ पॉइंट है। ठीक, तो अगर रे को समझना चाहे तो क्या बोलेंगे, ध्यान से देखो, ये क्या है, यहां से स्टार्ट हुआ और एरो बना, इसका मतलब ये कहां पे खत्म होगा हमें मालूम नहीं। बात समझ रहे हो ना। तो यानी जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो है, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, मगर एंडिंग पॉइंट फिक्स नहीं है। यानी इसकी जो लेंथ होगी एक साइड से बढ़ रही है। ठीक, इसके पहले लाइन पढ़ा था, उसमें दोनों साइड से बढ़ रही थी, है ना। तो रे में क्या होता है, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो पता होता है कि कहां से स्टार्ट हो रहा है, इनिशियल पॉइंट तो मालूम है, मगर इसका एंडिंग पॉइंट फिक्स नहीं है। ठीक, जैसे देखो आप लोगों ने वो देखा ना, सूरज, है ना, सबने देखा ही होगा। जैसे सन होता है, तो बेटा सन की ऐसे रेज निकलती है ना, फिजिक्स में भी हमने पढ़ा है, रेज ऐसे रेज निकलती है। तो यहां से तो ये स्टार्ट हुआ, अब ये रेज कहां तक जाएगी, कोई फिक्स तो है नहीं, कहां तक जाएगी कोई फिक्स नहीं है रे। ठीक है, तो रे में क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट तो है कि यहां से चलना स्टार्ट हुआ, मगर कहां पे जाके खत्म हो जाए नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। ठीक है ना, बात समझ में आई। तो जिसका स्टार्टिंग पॉइंट है मगर एंडिंग पॉइंट फिक्स नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे, रे बोलेंगे। अच्छा बच्चों, रे को देखो हम लोग ऐसे बना देते हैं, ऐसे ए बी बनाया और उसके ऊपर ऐसे एरो बना दिया, है ना, तो इसको हम लोग रे बोलेंगे। इतना क्लियर है। चलो भैया, अब इसके बाद में देखो, अब थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज आई है ना। अभी भी इंपॉर्टेंट चीज ही थी, सब कुछ इंपॉर्टेंट ही होता है यार, है ना, ध्यान से पढ़ना है तो सब इंपॉर्टेंट ही है।
अब देखो आगे बढ़ते हैं बच्चों, एंगल। ठीक, अब ये क्या चीज होती है एंगल। ठीक, तो एंगल को बहुत ध्यान समझना। देखो बच्चों, जब ये दो रेज है ना, जैसे मान लो ये एक ऐसे रेज हो गई है ना, एक रे हो गई, जब दो रेज को एक कॉमन फिक्स पॉइंट पे जोड़ दे और एक रे ऐसे हो गई, मान लो ये रे ही तो है ऐसे, इन दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, मान लो ये ए है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे हम दे देते हैं पॉइंट बी और इसको दे देते हैं सी। ठीक है, तो ध्यान से देखो एंगल में क्या होता है कि जब दो रे एक फिक्स पॉइंट से, दो रे एक फिक्स पॉइंट से निकलती हैं, है ना, एक फिक्स पॉइंट से निकलती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। ध्यान से देखो इनके बीच में दिख रहा है बी ए सी, यहाँ पर जो ऐसे बन रहा है ये चीज, इसको एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे। ठीक है, देखो एंगल को लिखते कैसे, जैसे ये यहाँ पर है, इसको हम लोग बच्चों एक्स भी लिख सकते हैं, वाई भी लिख सकते हैं, जेड भी लिख सकते हैं, स्मॉल ए बी सी, मतलब कोई भी लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। या फिर इसको हम लोग अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, ठीक है, ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये लिखने के तरीके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से लिख सकते हो। फिर एक चीज समझो बच्चों, अब जैसे एंगल मैंने एक चीज तो बता दिया कि जैसे एक्स वाई जेड लिख लो, इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं। जैसे देखो ये दोनों जहां पे मिल रही है, ये पॉइंट है ना, इस बेटा पॉइंट को क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को वर्टेक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वर्टेक्स बोलेंगे, वर्टेक्स। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना जो बता रहा हूं मैं, वर्टेक्स बोलेंगे। वर्टेक्स का मतलब जहां पर दोनों रे का स्टार्टिंग पॉइंट हो, जहां पे दोनों मिल रही हो, कॉमन पॉइंट। ठीक, अच्छा ये जो लेंथ है ए से बी तक की बेटा, इसको आर्म बोलते हैं, आर्म। इसी तरह यहां पर भी ए सी जो है ना, इसको भी क्या बोलते हैं, आर्म। ठीक, आर्म या साइड भी बोल सकते हो। ठीक, अच्छा देखो बच्चों, अब जैसे मान लो यहाँ पे ये एंगल एक्स है, ठीक, तो एंगल एक्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे एक्स है, एक्स को हम लोग देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल बी ए सी। ध्यान से देखो एंगल, ये इस तरह से एंगल का निशान होता है, मालूम है आपको, एंगल बी ए सी। देखो जो बीच में है, बीच में ए है, तो ए वाले एंगल की बात हो रही है। ठीक है, जैसे देखो यार, जैसे तुम लोग ट्रायंगल बनाते हो ना, बहुत ध्यान से समझो, जैसे ये ट्रायंगल है, तो ए बी सी। अब अगर मुझे इस एंगल की बात करनी हो, इस एंगल की बात, तो इसको क्या बोलोगे, इसको बीच में रखो सी को, तो ऐसा तो लिखेंगे एंगल ए सी बी, है ना, मतलब जिस एंगल की बात होगी वो बीच में होना चाहिए। आप इसको BCA भी बोल सकते हो, BCA भी पढ़ सकते हो। अब जैसे मान लो इस एंगल की बात हो रही है ए को, तो किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, ऐसे लिखेंगे, ए को बीच में रखो, ए को बीच में रखो, इधर रख दो ऐसे, BAC, तो देखो ए बीच में आ गया। अब इसी तरह जल्दी बताओ बी को कैसे लिखोगे, जैसे बी को लिखना है तो बी को बीच में रखो, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं एंगल ABC। समझ में आ रहा है, ABC। और चाहो तो आप इसको ऐसे XYZ ऐसे भी नेम दे सकते हो। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ। तो जिस एंगल की बात होगी वो वाला पॉइंट बीच में होना चाहिए। जैसे इस एंगल पे बनना है, जहां पे दोनों मिल रही हैं लाइनें, ए पॉइंट पे मिल रही हैं, तो ए को बीच में रखना है। क्लियर है, तो एंगल एक्स का मतलब क्या है, एंगल BAC। BAC या तो आप CAB भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो समझ में आया एंगल क्या होता है। एंगल में दो रे एक कॉमन पॉइंट पर मिलती हैं, उस कॉमन पॉइंट को वर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, और जो ये लेंथ हो गई ए से बी, ये आर्म है, ए से सी क्या है, आर्म है। इतना क्लियर है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो बच्चों, अब इसमें देखो बच्चों, देखो ये सारी चीजें जो मैंने लिखी है ना, आपको सब पहले से भी मालूम होंगी ना, आप क्लास 6, 7, 8 में भी सारी चीजें पढ़ते आ रहे हो। ठीक, तो आप क्यों पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि भूल गए होगे ना, तो देखो ठीक है, और नहीं भूले हो तो फिर भी पढ़ लो, है ना, और अच्छे समझ में आएगा। उसके बाद में बेटा देखो एंगल के बाद में अब कितने तरह के एंगल्स होते हैं ना, ये समझते हैं ना। ठीक, तो सबसे पहले इसमें जो आता है राइट एंगल। अब देखो बच्चों राइट एंगल का मतलब क्या है, राइट एंगल देखो इस तरह से शेप में बन जाए, इस तरह से एल शेप। ठीक, आप सबको मालूम है ना, एल शेप में जो एंगल होता है वो राइट एंगल कहा जाता है। क्या होता है, एल। ठीक है, एल फॉर लेमन, एल फॉर लॉयन। ठीक है, तो एल शेप में ध्यान से देखो, इस तरह से दिख रहा है। इसमें भी देखो बच्चों ये दो रेज हैं, इनका वर्टेक्स क्या है, ये है, ये एक आर्म हो गई, ये एक आर्म हो गई। ठीक है, तो जो एल शेप में एंगल बनना है, ये वाला एंगल। ठीक है, अच्छा इस एंगल को क्या लिखेंगे, अभी मैंने सिखाया ना, जैसे ये एक्स है, एक्स को क्या लिख सकते हैं, देखो किस पॉइंट पे मिल रहा है, ए पर, तो BAC ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, एंगल BAC कहो या फिर एक्स कहो, दोनों का मतलब एक ही है। तो ये बेटा जो राइट एंगल होता है वो हमेशा कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। कितना होता है, 90 डिग्री। ठीक, हमेशा याद रखना, ऐसे एल शेप बनाएंगे तो वो कितने डिग्री का होगा, ऑलवेज
90 डिग्री का, ठीक है, तो उसे राइट एंगल कहते हैं। इतना क्लियर है, समझ में आ गया। अब देखो बच्चों, यही जो राइट एंगल है ना 90 डिग्री, जब इसके अंदर साइड बढ़ो है ना, जैसे ये एल है, ठीक है, ये एल है, तो एल के अंदर जाओ, अंदर मतलब इस साइड में, ठीक है, अंदर जाओ, जितना अंदर जाएंगे तो उतना 90 से छोटा होता जाएगा, है ना, बात समझ में आ रही है। जैसे यार ये एल है, तो एल के अंदर जाओ, अंदर इसको ये अंदर झुकाओ ऐसे, तो 90 से छोटा होता जाएगा। और जब एल के बाहर जाओगे, ये एल है, एल के बाहर जाओगे तो 90 से बड़ा होता जाएगा, है ना। तो ये दो बातें हमेशा याद रखना, इसीलिए सबसे पहले मैंने राइट एंगल बताया आपको, ठीक। अब देखो एल के अंदर गए, है ना, जैसे अगर इसका एल बनाए तो ये एल ऐसे बनेगा ना, यहाँ कहीं इस तरह से, तो ये अंदर चले गए। तो जब अंदर गए तो कौन सा एंगल बना? एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल बना? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल की पहचान क्या होती है कि 0 डिग्री से तो बड़ा होता है, 0 डिग्री से बड़ा होगा मगर 90 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से छोटा। एक्स क्या है? एक्स एक एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है जो कि 0 से तो बड़ा है मगर 90 से छोटा है। तो एक्यूट एंगल क्या होता है? वो एंगल जो 0 डिग्री से तो बड़े हो मगर 90 डिग्री से छोटे हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यही चीज देखो बच्चों, एल के बाहर आ गया, एल के बाहर आ गया, बाहर आ गया, तो इस तरह से देखो, जैसे यहाँ पे ऐसे बना होगा ना, देखो ये एल शेप होगा ना, ऐसे एल शेप, तो एल शेप के बाहर चला गया, ये बाहर चला गया, समझ में आया ना, ठीक। तो जब बाहर चला गया तो 90 डिग्री से बड़ा हो गया, 90 डिग्री से बड़ा हो गया, तो उस एंगल को बेटा क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल। क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल की पहचान क्या है? 90 डिग्री से बड़ा हो मगर 180 डिग्री से छोटा हो, 180 डिग्री से छोटा हो। x जो है, x 90 से तो बड़ा है मगर 180 से छोटा है, तो इस तरह के एंगल को हाँ ऑब्ट्यूस एंगल बोलेंगे, ठीक। उसके बाद में आते हैं बच्चों स्ट्रेट एंगल पे, सीधा एकदम सीधी लाइन, ठीक है। ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ अगर आप पूरे को देख रहोगे तो आपको ये लाइन दिख रही होगी, मगर ये लाइन नहीं है, ये दो रे हैं जो आपस में ऐसे दोनों की चोंच मिल गई है, यहाँ पे पूंछ मिल गई है दोनों की, दिख रहा है ना। ये देखो एक इधर गई है, एक इधर गई है, इन दोनों का एंडिंग पॉइंट ए ही है, तो इसको क्या बोलेंगे? वर्टेक्स, ठीक। तो जब बच्चों एक सीधी लाइन बनती है ना, एक सीधी लाइन बनती है, तो ये जो पूरा एंगल कहा जाता है, ये स्ट्रेट एंगल कहा जाता है। और ये कितने डिग्री का होता है? ऑलवेज 180 डिग्री। इतना क्लियर है? बताओ कोई समस्या है इसमें? ठीक है। अगला देखो पॉइंट बच्चों, अब देखो पॉइंट नंबर 5, इसमें क्या है? रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? देखो यहाँ पे लिखा तो है, शुद्ध भाषा में पढ़ो क्या लिखा है। जो एंगल 180 डिग्री से बड़ा हो मगर 360 डिग्री से छोटा हो, 180 डिग्री से बड़ा हो मगर 360 डिग्री से छोटा हो। अब जैसे ध्यान से देखो, जैसे अभी हमने पढ़ा था ना एक्यूट एंगल, ऐसे एक्यूट एंगल बनाया, ठीक है, अंदर वाला एक्यूट एंगल, तो ये अंदर वाला नहीं लेना, अब ये बाहर वाला लेना है, ये बाहर वाला, ठीक। ये एंगल पूछा जा रहा है, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। ये बाहर वाला एंगल, देखो अंदर वाला क्या होता था? ऐसे, तो इसको एक्यूट एंगल बोलते थे, ठीक। और ये जो बाहर वाला है अभी क्या होगा? रिफ्लेक्स एंगल कहा जाएगा, ठीक। ये हमेशा 180 डिग्री से बड़ा होगा मगर 360 डिग्री से छोटा होगा। अच्छा बच्चों देखो, इसकी वैल्यू निकालेंगे कैसे ना, जब भी रिफ्लेक्स एंगल पता कर रहा होगा तो कैसे पता करेंगे? जैसे मान लो आपको ऐसे दे देगा, ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये ऐसे दिया है, मान लो 40 डिग्री बोल दिया, ठीक, या मान लो 60 डिग्री, कुछ भी बोल दिया यार, 60 डिग्री है, ठीक। अब कहेगा इसका रिफ्लेक्स बताओ, ए सी बी का रिफ्लेक्स बताओ। देखो सी आया ना यहाँ पर, तो हमसे पूछा है कि रिफ्लेक्स बताना है किसका? ए सी बी का। तो कैसे बताएंगे? तो बहुत आसान है बच्चों, आप क्या करना, देखो ये जो टोटल है ना, ये टोटल 360 का होता है, ठीक, हमेशा याद रखना। तो क्या करना, 360 में से 60 हटा देना, 360 में 60 माइनस कर दो, कितना आएगा? 300। तो ये बाहर वाला एंगल कितना हो जाएगा? 300 डिग्री का। रिफ्लेक्स एंगल एसीबी कितना होगा? 300 डिग्री का। कहानी समझ में आई ना? तो जब भी रिफ्लेक्स एंगल निकालना हो तो क्या करो, जो भी अंदर एक्यूट एंगल है उसको 360 से माइनस कर दो, याद रहेगा ना, ठीक है। तो ये बात हमेशा याद रखना कि जो रिफ्लेक्स एंगल होता है वो 360 में से एक्यूट एंगल को माइनस करके निकालते हैं। इतना क्लियर है? बोलो इसमें कोई डाउट है? ठीक, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो बच्चों, अगला आता है होल एंगल या फिर कंप्लीट एंगल, है ना, होल एंगल या फिर कंप्लीट एंगल। तो ये पूरा एक चक्कर समझ लो, पूरा एक चक्कर, ठीक है, एक चक्कर, समझ रहे हो ना, एक चक्कर, जैसे एक रेवोल्यूशन होता है ना, एक चक्कर ऐसे, जैसे पहिया घूमता है, व्हील, साइकिल का पहिया, बाइक का पहिया, स्कूटी का पहिया,
ठीक है, तो एक पहिया जब एक चक्कर लगाता है तो उसको क्या बोलते हैं, होल। वो कितना एंगल बनाता है, 360 डिग्री का होल एंगल, कंप्लीट एंगल। बात समझ में आ रही है? तो एक चक्कर या एक रेवोल्यूशन, तो ये हमेशा कितने डिग्री का होगा, 360 डिग्री का। ठीक, इतना समझ में आया? जब भी जैसे मान लो, जैसे ये सर्कल है, ये सर्कल, तो ये टोटल एक चक्कर हो गया ना, सर्कल सर्कमफ्रेंस इसका टोटल एक चक्कर। तो एक चक्कर जो होता है वो कितने डिग्री का होता है, ऑलवेज 360 डिग्री का। इतना क्लियर? ठीक है ना? चलो अच्छा, आगे देखो, आगे देखो, ध्यान से देखो। उसके बाद में देखो, अब देखो थोड़ा और काम की चीजें आई है ना, मजेदार। अभी तो सब ये ठुल्ले पुल्ले थे, अब काम की चीज आई है। ठीक है, ध्यान से देखो। उसके बाद बेटा पॉइंट नंबर 7 है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक, यहां से बहुत ध्यान से समझना। इसका मतलब ये नहीं है कि इसके पहले वाला ध्यान से ना समझो, वो भी समझना है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखो, जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो जाए, अब दो एंगल एक साथ चलेंगे, तो दो एंगल एक साथ चलेंगे। ठीक है, जब दो एंगल का सम 90 डिग्री हो जाए, देखो दो एंगल यहां पे दिख रहा है, ये एक एंगल, अच्छा इस एंगल को क्या बोलेंगे, एक्स, इसको वाई, एक्स को क्या बोलेंगे, BAC, और वाई को बोलेंगे QPR। समझ रहे हो ना? BAC एंगल, BAC प्लस इसको क्या बोलेंगे, QPR। क्यों? क्योंकि देखो पॉइंट क्या है बीच में, P है, तो QPR, इन दोनों का सम कितना आ जाए, 90 डिग्री आ जाए, है ना? थोड़ी देर के लिए मान लो, जैसे मान लो कि ये 40 है, तो ये वाला कितना होगा, ये वाला 50 होगा। 50 में 40 जोड़ दो, कितना हुआ, 90 हो गया। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब जब दो एंगल को जोड़ के 90 डिग्री आ जाता है तो उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। इतना क्लियर है ना? ठीक है भाई। देखो, अगर जैसे मान लो बच्चों उसका कोई क्वेश्चन आएगा तो कैसे आएगा। ठीक, जैसे उसने बोल दिया कि एक एंगल जो x है ना, एक एंगल x है, मान लीजिए 36 डिग्री है। एंगल x कितना है, 36, तो x का मतलब है BAC, ये 36 डिग्री है। और कह रहा है कि ये y वाला बताओ, तो y का मतलब क्या है, QPR। ठीक है, ये बताना है। चलो भैया, QPR का मतलब y। ठीक है, 90 डिग्री ऐसे लिख सकते हैं। तो 36 को उधर भेज दो, y आ जाएगा। तो y कितना हो जाएगा, 90 माइनस 36। तो यार इसको घटाओ, 10 में से 6 गया 4, और 8 में से 3 गया 5, 54। तो ये वाला हिस्सा कितना होगा, 54 डिग्री होगा। ठीक है, इसी तरह से डिफरेंट क्वेश्चन आएंगे, अभी हम लोग करेंगे। ठीक, तो इतना समझ में आया? जब दो एंगल को जोड़ के 90 मिल जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, हाँ, वेरी गुड। अब आगे देखिए बच्चों, इसमें क्या है बच्चों, पॉइंट नंबर 8, सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक, आप सब लोगों ने ये वर्ड तो सुना होगा, सप्लीमेंट्री, और नहीं सुना है तो अभी सुन लो। सप्लीमेंट्री एंगल्स, जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाए, जब दो एंगल का सम 180 डिग्री हो जाता है तो उसे सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो बच्चों, जैसे मान लो ये एक एंगल x है और ये एंगल y है, इन दोनों को जोड़ के कितना आ जाए, 180 डिग्री आ जाए। ठीक है, जैसे मान लो, अब जल्दी से बताओ, जैसे मान लो अगर x की वैल्यू 60 डिग्री है, थोड़ी देर के लिए मान लो अगर x की जगह पर मैं 60 लिख दूं, 60 डिग्री, तो y वाला कितना होगा, ध्यान से देखो, y वाला ऐसे लिख देते हैं, y इज इक्वल टू 180, तो 60 को उधर भेज दो, है ना, 60 को उधर भेज दो, ऐसे हो जाएगा 180 माइनस 60, जो कि कितना आएगा, 120 डिग्री। यानी y वाला एंगल कितना है, 120 डिग्री। ठीक है, समझ में आया? जब दो एंगल को जोड़ के 180 आ जाता है, दो एंगल को जोड़ के 180 आ जाए तो समझ लो वो क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, इतना याद रहेगा। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता था, जब दो एंगल को जोड़ के 90 आ जाए, कॉम्प्लीमेंट्री। दो एंगल को ऐड करके कितना आ जाए, 180, तो क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल। इतना क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो, अब ये थोड़ा सा काम की चीज आई है। ठीक है, मजेदार चीज है ना, इसको ध्यान से समझना। एडजेसेंट एंगल क्या होता है? ठीक, एडजेसेंट का एंगल का मतलब होता है अगल बगल वाले एंगल, पड़ोसी एंगल, अगल बगल में जो लोग रहते हैं ना, अगल बगल पड़ोसी एंगल। ठीक, अब ध्यान से देखो, जैसे यहाँ पर मैंने दो एंगल बनाए, देखो एक एंगल है ABD, दिख रहा है ना, ये X ABD। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा साइड में बना देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, छोटा सा बना दे रहे हैं यहाँ पर ABD। ठीक है, ABD। उसके बाद देखो ये ऊपर वाला क्या है, इसको क्या बोलेंगे, CBD या DBC, है ना। ये ऊपर वाला मैं यहाँ पे ऐसे बना देता हूँ, ये C है, ये B है, ये D है ना। तो आपको थोड़ा ध्यान देखो, इन दोनों को मिला के एक में लिखा है मैंने। ठीक,
तो एडजेसेंट एंगल या अगल बगल के एंगल, ठीक है, पड़ोसी पड़ोसी होते हैं वैसे एंगल। देखो इसकी पहचान क्या है, इसमें देखो ध्यान से, इसमें वर्टेक्स कॉमन होगी, तो ध्यान से देखो वर्टेक्स, ये वर्टेक्स है, ठीक, देखो ये वर्टेक्स है ना, इसको मान लो x लिखा है, इसको y लिखा है, तो दोनों में वर्टेक्स कॉमन है, ठीक। इसमें एक आर्म मैंने बताया था ना अभी, आर्म कहो या साइड कहो, एक साइड कॉमन होना चाहिए। ध्यान से देखो दोनों में कॉमन साइड क्या है, BD। देखो इधर से देखो BD इधर भी आया, BD इधर भी, इन दोनों को अलग करके बनाया तो दोनों में BD आ रहा है, देखो BD आ रहा है, ठीक है। बात समझ में आई। पहला पॉइंट कि एक वर्टेक्स कॉमन होगी, हमेशा एक वर्टेक्स कॉमन होगी। उसके बाद में इसमें एक आर्म या फिर साइड भी कॉमन होगी, ध्यान से देखो दोनों में कॉमन साइड है। और जो नॉन कॉमन आर्म है, नॉन कॉमन का मतलब जो कॉमन नहीं है, ध्यान से देखो जैसे AB और BC ये कॉमन नहीं है, नॉन कॉमन आर्म है, ठीक है ना, नॉन कॉमन। ध्यान से देख लो AB, यहाँ पे AB आया और यहाँ पर BC आया, ठीक, तो AB BC तो दोनों अलग अलग है, ठीक, तो उनको बोलेंगे नॉन कॉमन आर्म। ये दोनों हमेशा बच्चों अलग अलग डायरेक्शन में होनी चाहिए, एक दिशा में नहीं, अलग दिशा में, ठीक। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, देखो AB नीचे साइड है और BC ऊपर साइड है, AB नीचे साइड है नीचे और BC ऊपर साइड है, दोनों अलग अलग दिशा में है, अलग अलग डायरेक्शन में होंगी, ठीक है। तो इस तरह से बने एंगल को एडजेसेंट एंगल कहेंगे। इसमें x और y क्या है, x एंड y आर एडजेसेंट एंगल, यानी ये वाला एंगल, ये अंदर वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एडजेसेंट एंगल है, ठीक है। फिर से ध्यान से समझो, इनकी एक वर्टेक्स कॉमन है, देखो ये वर्टेक्स कॉमन है, ठीक, और एक साइड भी कॉमन है, ध्यान से देखो BD। जैसे इस एंगल को क्या बोलोगे, x को क्या बोलोगे, ABD, ठीक है, और DBC, ये दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल है, क्या है, एडजेसेंट एंगल। इसमें एक साइड भी कॉमन होनी चाहिए और वर्टेक्स भी कॉमन होनी चाहिए, मगर जो कॉमन वाली साइड नहीं है, जैसे AB BC ये क्या है, कॉमन नहीं है, ये दोनों अलग अलग तरफ होनी चाहिए, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो उसे क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल, ठीक है। अब खुद समझ लो बच्चों, जैसे x और y दोनों आपस में पड़ोसी हैं, x और y आपस में पड़ोसी हैं, इनके बीच में ये कॉमन साइड है। जैसे मान लो यार देखो, ठीक है, एक मिनट समझाता हूं। जैसे मान लो कि ये एक ऐसे दीवार है, ठीक है, ये एक ऐसे दीवार है, तो एक घर इधर है और मान लो एक घर इधर है, एक है ना, ऐसे बना हुआ है, हाउस नंबर 1 हाउस नंबर 2, तो इनके बीच की ये कॉमन क्या होगी, ये कॉमन दीवार है, ठीक है। मान लो ये पप्पू का घर है, पप्पू, ठीक है, पप्पू पास हो गया, ये पप्पू का घर है, ये गोलू का घर है, ठीक। तो अब ये एक दीवार है बीच में, है ना, मैं कहूँ भैया ये किसके घर की दीवार है, तो पप्पू बोला मेरे घर की, गोलू बोला मेरे घर की, ठीक। तो ये क्या है, कॉमन है, दिस इज द कॉमन आर्म, ठीक। बाकी देखो ये दोनों साइड क्या है, नॉन कॉमन है, नॉन कॉमन, तो ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में, तो हम क्या बोलेंगे, पप्पू और गोलू दोनों क्या है, एडजेसेंट है, पड़ोसी हैं, ठीक है ना। तो ये बात याद रखना, ठीक है, ये बात याद रखना कि बस एक साइड कॉमन होनी चाहिए और जो साइड कॉमन नहीं है, नॉन कॉमन साइड अलग अलग डायरेक्शन में होनी चाहिए, है ना। जैसे देख लो, यहां से देखो ध्यान से, एक चीज और समझाता हूं, जैसे इसी को बना के दिखाता हूं, यहाँ पे ध्यान समझना। ये मान लो P है, ये Q है, ये R है, चलो इसके बीच में भी ऐसे मैंने बना दिया, यहाँ पे लिख देते हैं, ये मान लेते हैं S है, ठीक। अब ध्यान से देखो, ये एंगल X है, ठीक, और जैसे ये पूरा वाला इतना हिस्सा है, यहाँ से यहाँ तक, ये Y है, ठीक। अब X और Y एडजेसेंट होंगे, नहीं होंगे। ध्यान से देखो भैया, X में ध्यान से देखिए आप, X और Y में देखो कॉमन वर्टेक्स तो है P, ठीक, और इसकी एक साइड भी कॉमन है, देखो ध्यान से देखो, X वाला कौन सा एंगल है, SPQ, है ना। इसको मैं, है ना, ये वाला तो समझ गया आप, इसको हटा देता हूँ, है ना, इधर थोड़ा ध्यान से समझाता हूँ, है ना, बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि लोगों को इसमें ज्यादा प्रॉब्लम होती है ना। बहुत ध्यान से देखो, ये वाला एंगल X को क्या बोलेंगे बच्चों, QPS। ध्यान से देखो, ये Q है, ये P है और ये S है, QPS, ये क्या है, X एंगल, ठीक। अब ये Y एंगल पूरा क्या है, QPR, ध्यान से देखो, QPR, समझ में आ रहा है ना, QPR। यहाँ पे देखो ये क्या है, Y है।
अब इसमें देखो ये कॉमन वर्टेक्स तो है, कॉमन वर्टेक्स तो है, ठीक है, नो डाउट कॉमन वर्टेक्स है, ठीक है, कॉमन सॉरी ये रही कॉमन वर्टेक्स पी, और कॉमन साइड क्या है पी क्यू, कॉमन साइड क्या है पी क्यू है ना, आर्म पी क्यू है, ठीक है, और ये कॉमन वर्टेक्स हो गई। मगर देखो इसमें नॉन कॉमन आर्म जो है, नॉन कॉमन आर्म, ठीक है, वो दोनों एक ही डायरेक्शन में है। अगर आप ध्यान से देखें, देखो इसमें देखो, इसमें ये दिख रहा है ना पी एस, बहुत ध्यान समझो पी एस, ठीक, और पी आर, ये क्या है नॉन कॉमन आर्म है, ये दोनों आपस में कॉमन तो है नहीं, पी एस, यार देखो पी एस और पी आर, पी एस और पी आर, देखो पी एस और पी आर, ये दोनों एक साइड है, एक ही तरफ, ठीक। इसमें क्या था ए बी और बी सी दोनों अलग अलग साइड थी, ए बी इधर भाग रहा था, इधर भाग रहा था, लेकिन इसमें देखो पी एस, ध्यान से देखो पी एस आ रहा है इसमें, और ये बड़ा वाला एंगल कौन सा है क्यू पी आर, क्यू पी आर, इसमें आ रहा है पी आर, तो पी आर और पी एस तो एक ही तरफ हो गए, पी आर और पी एस एक ही तरफ हो गए, यानी नॉन कॉमन आर्म क्या होनी चाहिए थी, दोनों अलग अलग दिशा में होनी चाहिए थी, ये तो एक ही दिशा में हो गई, ठीक। तो इसलिए ये क्या है एडजेसेंट एंगल नहीं है, ठीक है ना, बात समझ में आई। एडजेसेंट एंगल में क्या होना चाहिए कि एक कॉमन आर्म होनी चाहिए, मगर नॉन कॉमन आर्म दोनों अलग अलग दिशा में होनी चाहिए, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे एडजेसेंट एंगल। इतना क्लियर है, समझ में आया, ठीक। आगे देखिए बच्चों, अब देखो बच्चों अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 10, लीनियर पेयर, ठीक। अब ये क्या होता है, ठीक, बहुत बार आपका इसका इस्तेमाल होगा, अभी आप जब क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है, तो लीनियर पेयर, एडजेसेंट एंगल, इन सबका बहुत ज्यादा यूज होता है। तो ध्यान से समझिए बच्चों लीनियर पेयर होता क्या है, ठीक है, लीनियर पेयर की ये कहानी है छोटी सी, बस ये बात आपको समझनी है। जब दो एडजेसेंट एंगल्स की नॉन कॉमन आर्म एक लाइन बना देती हैं, याद रखना कि कोई भी दो एडजेसेंट एंगल लीजिए तो उनकी नॉन कॉमन आर्म जो कॉमन नहीं थी तो एक लाइन बना दे, ऐसी सीधी एक लाइन बना दे, ठीक है, तो बना देती हैं, तो उन दोनों एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री हो जाए, कितना हो जाए 180 डिग्री हो जाए, यानी x प्लस वाई कितना हो गया 180 डिग्री। अब ध्यान से देखो, जैसे बच्चों अभी मैंने बताया था ना ये एडजेसेंट एंगल है, तो इसकी नॉन कॉमन आर्म कौन सी है, ये ए बी और बी सी, ए बी और बी सी। अब इसी लाइन को ऐसे ऐसे सीधा फैला दिया, यूं देखो ए बी और बी सी को ऐसे फैला दिया, तो ये नॉन कॉमन आर्म है, नॉन कॉमन आर्म है एडजेसेंट एंगल की, ये क्या बना रही है ऐसे फैल गई दोनों, एक सीधी लाइन बनाती हैं, और जब सीधी लाइन बनाएंगी तो ये एडजेसेंट एंगल, ध्यान से देखो ये भी तो एडजेसेंट एंगल कहे जाएंगे, एंगल ए बी डी और एंगल सी बी डी, सी बी डी ये एडजेसेंट एंगल ही तो है, पड़ोसी पड़ोसी एंगल, तो इन दोनों का सम 180 हो जाए, क्या हो जाए 180, ठीक है। फिर से समझो ध्यान से, जब दो एडजेसेंट एंगल की जो नॉन कॉमन वाली साइड होती हैं वो क्या बनाती हैं, एक लाइन बना देती हैं, ऐसे सीधे लाइन बना देती हैं, तो ये जो दो एडजेसेंट एंगल का सम है कितना हो गया 180 डिग्री हो गया, तो उस चीज को बेटा बोलते हैं लीनियर पेयर, ठीक है, लीनियर पेयर। अब देखो आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि अभी हम लोगों ने सप्लीमेंट्री पढ़ा, उसमें भी यही चीज थी कि दोनों को जोड़ के 180 आ रहा था, है ना। देखो दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये समझाता हूँ, है ना, थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है लोगों को इसमें, तो आज कंफ्यूजन दूर कर देते हैं, है ना, थोड़ा ध्यान से समझ लेना, बताता हूँ, ठीक। जैसे अभी हमने पढ़ा था ना सप्लीमेंट्री एंगल भी पढ़ा था, सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक, सप्लीमेंट्री एंगल, तो सप्लीमेंट्री एंगल में भी मैंने बताया था क्या कि दो एंगल को ऐड कर दो और उनका सम 180 हो जाए, ठीक है। ध्यान से देखो, अब जैसे मैंने ये वाला बताया, ये x और y दोनों को जोड़ के 180 आ रहा है, ठीक है। मान लीजिए कि x 50 है तो y कितना होगा बच्चों 130, तो दोनों को ऐड करके आ गया 180, मान लेते हैं ये 50 है ये 130 है, आ रहा है, ठीक। सप्लीमेंट्री में भी ऐसा होता था, लेकिन सप्लीमेंट्री में याद रखना, सप्लीमेंट्री में एडजेसेंट एंगल हो जाए तो भी ठीक है, नहीं हो जाए तो भी ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसा भी यहाँ पे देखो, ठीक है, ऐसे मैं बना रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना बात को, यही चीज बना रहा हूँ, B है, यहाँ पर A है, ये C है, ये D है, ठीक है, ये X है, ये Y है। अब देखो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ ऐसे, बहुत ध्यान से समझना, मान लेते हैं ये PQ R है, ठीक, ये मान लो 60 डिग्री है, और ऐसे बना दिया मैंने, ठीक है, थोड़ा सा सही से बना देता हूँ, ये O है, ये A है, ये B है,
ठीक, मान लेते हैं ये 120 डिग्री है। ठीक, इधर भी देख लो, ये मान लो 60 डिग्री है और ये वाला 120 डिग्री है, वाई वाला। ठीक है, यहाँ पे भी मान लो, चलो वैसे लिख देता हूँ, ये इधर वाला 60 डिग्री और ये 120 डिग्री, आ रहा 180। ठीक, अब ध्यान से देखो, सप्लीमेंट्री एंगल में भी क्या होता था कि दो एंगल को जोड़ दो और 180 आ जाए, तो बिल्कुल सही है। ठीक, यहां पर भी देखो, ध्यान से देखो, ये क्या है, एडजेसेंट एंगल। दो एडजेसेंट एंगल है भैया, ए बी डी और सी बी डी, दोनों एडजेसेंट एंगल हैं। क्यों एडजेसेंट एंगल है? क्योंकि देखो दोनों का एक कॉमन वर्टेक्स है और ये क्या रही, कॉमन आर्म, और ये दो नॉन कॉमन आर्म है, अलग अलग साइड है, तो एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, अच्छा इसमें भी देखो, इसमें भी वही चीज है, इसमें भी वही चीज है कि बेटा देखो सेम टू सेम चीज है ना, वही चीज है। ठीक, तो यानी एक चीज यहाँ पे समझ में आ रही है, इधर देखो, ध्यान से देखो, तीसरा पॉइंट, अगर इनको देखा जाए कि PQR और AOB, इनको भी अगर मैं जोड़ दूं 60 प्लस 120, तो ये भी तो आ रहा है 180 डिग्री। ठीक, लेकिन क्या ये दोनों एडजेसेंट एंगल है? नहीं है। ठीक है, ये दोनों एडजेसेंट एंगल नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका कोई भी कॉमन वर्टेक्स नहीं है, कॉमन आर्म नहीं है, तो भी इन दोनों को जोड़ के 180 डिग्री आ जाता है। ठीक, तो अब एक बात समझ में आई दोनों से, क्या आई? देखो कि कोई भी लीनियर पेयर, ठीक है, क्या आप देखो, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, ठीक, सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, बात को बहुत ध्यान से समझो कि लीनियर पेयर सप्लीमेंट्री तो हो सकता है, लीनियर पेयर सप्लीमेंट्री तो हो सकता है, मगर सारे के सारे सप्लीमेंट्री लीनियर पेयर नहीं हो सकते। दोनों में बात समझ में आ रही है? ध्यान से देखो, इन दोनों को जोड़ के भी बच्चों 180 आ रहा है, 180 आ रहा है, मगर ये लीनियर पेयर नहीं है, ये लीनियर पेयर नहीं है। ठीक है, तो जितने भी लीनियर पेयर हों, ठीक, कोई भी लीनियर पेयर उठाओ, ये लीनियर पेयर, ये भी लीनियर पेयर, तो लीनियर पेयर सप्लीमेंट्री तो हो सकता है। ठीक, मैं इस सप्लीमेंट्री है, इस सप्लीमेंट्री को लीनियर पेयर बोल सकता हूं, लेकिन इस सप्लीमेंट्री को लीनियर पेयर नहीं बोल सकता, इस सप्लीमेंट्री को लीनियर पेयर नहीं बोल सकता। बात समझ में आई ना? ठीक है, तो याद रखेंगे कि कोई भी लीनियर पेयर हो तो वो सप्लीमेंट्री हो सकता है, मगर सारे के सारे सप्लीमेंट्री एंगल लीनियर पेयर नहीं हो सकते हैं। इतनी कहानी क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, तो लीनियर पेयर हमेशा दो एडजेसेंट एंगल को जोड़ के बनता है, और सप्लीमेंट्री एंगल में एडजेसेंट एंगल हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस है जो आपको समझना है। ठीक है, तो बस अब एक लास्ट टॉपिक और है ना, वो भी बता देता हूं, है ना, यहीं से समझ लो, उसके बाद में फिर इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे, और तो कुछ है नहीं इसमें समझने के लिए। उसके बाद में देखो बच्चों, एक पॉइंट नंबर 11, एक चीज जो आपको और समझनी है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है बच्चों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं ना, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझो। ठीक, जैसे मान लो बच्चों कि इस तरह से मैंने दो लाइनें ऐसे करी, ऐसे दो लाइनें खींच दी, मान लो ये दो लाइन है, ठीक है भाई, ये दो लाइन है, और ये एक जगह यहाँ पे देखो आके एक पॉइंट पर कट कर रही हैं, दोनों एक दूसरे को कट करें। इस तरह कैंची होती है ना, जैसे कैंची एंगल जो, ठीक है, कैंची कट करती है। ठीक है, तो ये देखो पॉइंट क्या हो गया, इसको तो बोलेंगे बच्चों वर्टेक्स। क्या बोलेंगे? वर्टेक्स, ये तो मालूम है ना, वर्टेक्स बोल लो या फिर कॉमन पॉइंट बोल लो, ठीक है, या फिर इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोल लो, जहां पे ये इंटरसेक्ट हो रही है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ठीक है, चलो इसको कुछ मान लेते हैं, ओ मान लेते हैं। ठीक, अब यहां पर बच्चों याद रखना कि ये जो एंगल होगा हमेशा इस एंगल के बराबर होगा। मान लेते हैं इसको, यार क्या माने, एंगल 1 हमेशा एंगल 2 के बराबर होगा, ये याद रखना। कैंची एंगल ऐसे जो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है। क्यों? क्योंकि इसको बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। ठीक है, और याद रखना ये बच्चों ऐसे भी हो सकता है, इधर वाला भी, है ना, देखो लाइन तो कट कर रही ना इधर, ये इधर वाला एंगल भी इधर वाले, इसको क्या नाम दे दे, चलो ये 3 है और ये 4 है, तो एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है, एंगल 4 के इक्वल है। देखो ये दो लाइनें हैं और ये दोनों एक दूसरे को जिस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, इस तरह से कैंची जैसा बनेगा, है ना, क्रॉस बनेगा, एक्स बनता है ना ऐसा। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, ये रोटेट करता रहेगा जैसा चाहे वैसे। अब मान लो ऐसे घूम जाए तो इधर 1 आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा, जहां पे 3 और 4 है ना।
तो 1 एंगल 2 के बराबर होगा और 3 एंगल 4 के बराबर होगा। ठीक, इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, इतना समझ में आया? ओके, तो बच्चों ये जो है आपका लाइंस और एंगल का पूरा क्या इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, अगर इसमें कोई भी डाउट, कोई भी समस्या है तो कमेंट करके पूछना यार, पक्का बताएंगे। लेकिन ये है बच्चों, खूब अच्छे से पढ़ो, मन लगा के, ये समझ लो ये सारी बेसिक जब क्लियर होगी तभी आप कुछ अच्छा कर पाओगे। ठीक है, और आना तो जरूरी है ही। ओके, थैंक यू।